हे गाइस, वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स से, जो कि त्रैमासिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने इससे पहले वीडियो डाल चुकी है जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे, अगर उन्होंने देखी होगी, वो राजनीति की डल चुकी है। इसके बाद में फिजिक्स की आ रही है, इसके बाद में 9th क्लास की आ रही है। तो इसी के अंदर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना है सिर्फ वीडियो का एंड तक वॉच करना है, एंड जो भी होगा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड आई होप आपको ये त्रैमासिक क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके अच्छे मार्क्स बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 सीक्वेंस में आने वाले हमारे, जैसे कि त्रैमासिक के, अर्धवार्षिक के और वार्षिक के। ये 3 सीक्वेंस में आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रैमासिक के अभी डाल रहा हूँ, और अर्धवार्षिक के मतलब त्रैमासिक के प्लस अर्धवार्षिक के, ठीक है। जो त्रैमासिक में डाल चुका हूँ, उसके बाद में अर्धवार्षिक के डालूंगा, और उसके बाद में जो वार्षिक में पूरा जाना है, तो पूरे का रिवीजन करना है। तो उसी के हिसाब से हम, जैसे कि त्रैमासिक में अभी जितने चैप्टर आएंगे, 15 चैप्टर हैं, तो 15 में से मान के चलिए 5 या फिर 6 चैप्टर आएंगे। वो 6 चैप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ठीक है, ये क्वेश्चन वही रहेंगे जैसे कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्योंकि ब्लूप्रिंट में जैसे कि एक चैप्टर में से अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन ही बताऊँगा मैं, बाकी के 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो यहाँ पर क्लास 12th ऑफ फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक एग्जाम, और इसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर वाइज में डाल रहा है। तो चैप्टर वाइज हमारा पहला चैप्टर है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें एक अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंबर पहला यहाँ पर देखिए, इसका और डिक्लेरेशन दे देता हूँ। तो एक अंक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर, तो ये 3 चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद में जो सत्यासत्य होंगे, सत्यासत्य और सही जोड़ी, वो अलग रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनमें ये क्या होता है, देखिए इनको एक तो डिफाइन करने में थोड़ा और टाइम लग जाता है कि मतलब इतना क्या हो जाएगा, और कुछ मतलब कि अलग मिक्स रहते हैं, तो उनको अलग करना मुश्किल होता है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर लिख ही दोगे। जैसे कि मान के चलिए अकेले विकल्प में आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं 1 2 3, वरना आपको सही रिक्त स्थान और एक बात के उत्तर में विकल्प देखने को नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा अगर आपको आंसर पता होता है तो आप सही विकल्प में रिक्त स्थान से मिल है ना। तो वही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल कौन सा होगा, ठीक है। तो इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैंने इसमें आंसर नहीं बताया, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये वार्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रैमासिक और वार्षिक, अब ऐसा तो नहीं जो वार्षिक में आएगा वही त्रैमासिक में आएगा, त्रैमासिक में आएगा वही अर्धवार्षिक में आएगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग आएगा ना, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी का लेके चलना पड़ता है, ओके। हाँ, इसके बाद देखिए सेकंड है कि किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, और वायु में एक अंक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण का बल का मान F, यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान। इसके बाद देखिए, एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा किससे प्रारंभ होती है। इसके बाद देखिए, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है। 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर स्थित है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। मूल आवेश का मान कितना होगा। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखना है। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर लिखना है। एक विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश होता है। और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्लस 3.2 × 10⁻16 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। रेशम पर उत्पन्न आवेश लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, विद्युत क्षेत्र एक समान किसके लिए होता है, और किसी आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी सही जोड़ियाँ आती हैं। इसमें सत्यासत्य देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 30 सोटियाँ आएंगी, तो इनमें सत्यासत्य नहीं मिलेंगे। कूलम बल ये सभी मैच है ना। और विद्युत क्षेत्र E 1/4πε0 Q1 Q2/r²। विद्युत फ्लक्स P sin थीटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण F/Q। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण 2Q है ना। अब इसके बाद देखिए, हमारे 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं यहाँ पर। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। और विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखना है। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा में विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है क्यों। और विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो एवं इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। मूल आवेश का मान कितना होता है। एक कूलम आवेश को परिभाषित करो। और विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर लिखना है, और किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। स्तर विद्युत के अंतर्गत कूलॉम का नियम लिखना है तथा व्याख्या करना है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिभाषित कीजिए एवं इसके 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखना है, और 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 2 आता है हमारा। तो चैप्टर 2 यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना है। तो पहला है कि संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच का कोण कितना होता है। 2 संधारित्रों के समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। और तीसरा है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। इसके बाद देखिए कि विद्युत धारिता का मात्रक लिखना है। यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यदि एक धनावेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इसके बाद देखिए 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर क्या समान होगा। इसके बाद 1 फैराड कितना होता है, स्थिर फैराड में बताना है ना। और विद्युत विभव है ना, विभव कैसी राशि है। और इसके बाद में विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक लिखना है। किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से उसका धारिता पर क्या प्रभाव होगा। इसके बाद आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है। इसके बाद 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय कम नहीं होता है ना। और किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर प्रभाव पड़े। देखिए कुचालक माध्यम कैसे, ये चारों ओर है, इसके चारों ओर क्या है, कुचालक माध्यम है, तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है ना। इसके बाद संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो संधारित्र कुछ इस प्रकार के होते हैं, इन्होंने पता है। इसके बाद में यहाँ पर ये तार कुछ ऐसे लगे होते हैं, तो वो लिखना है। इसके बाद किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद 2F 3PF 4PF धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो वही मैंने अभी बताया, ये जुड़े हुए हैं, इनकी कुल संयोजकता बताना है ना। और संभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो संभव पृष्ठ कुछ हमारा ऐसा होता है, आई थिंक ऐसा, तो इसकी कुल धारिता क्या होगी। इसके बाद देखिए क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो किंतु विभव में नहीं हो, है ना। किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच d/2 मोटी धातु के प्लेट रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान के चलिए देखिए एक प्लेट संधारित्र की, तो संधारित्र की समांतर, तो ये प्लेट हो गया, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है अभी, है ना। इसको अगर अपन घटा के d/2 कर दें तो क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद 3 अंक के प्रश्न आते हैं। तो पहला है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक परावर्तनांक रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुपस्थित स्थिति में किसी विद्युत पर व्यवस्था में होता है, किस व्यवस्था में होता है। और संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखना है। तो संभव पृष्ठ हमने डिस्कस कर ही लिया था, इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी वो भी लिखना है ना। और किसी गोलीय चालक के लिए सूत्र निगमन करना है, किसी गोलीय चालक के लिए। और समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़े संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र भी बनाना है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3 विद्युत धारिता। ठीक है, ये 1 और 2 एक यूनिट के थे, है ना, यूनिट 1 के। और चैप्टर 3 जो है टोटल 1 यूनिट अलग ही है ना, इसकी 2nd यूनिट है, तो वो ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हमारे। किताब बढ़ने पर प्रतिरोध किसका घटता है, मतलब कि किसी चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध किसका घटेगा। इसके बाद अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। और किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, मतलब ये तार है इसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखना है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। और यहाँ विभव प्रवणता है ना, विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है। इसके बाद एम्पियर का मात्रक क्या होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। और विद्युत धारिता कैसी राशि है, मतलब जो विद्युत होती है धारिता वो कैसी राशि है, ये बताना है। इसके बाद देखिए ताप बढ़ने पर आंतरिक चालक का प्रतिरोध कैसा हो जाता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना है। इसके बाद व्हाइटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो व्हाइटस्टोन सेतु हमारा जो था वो उसको कौन सी कंडीशन में या कौन से टाइम पे सबसे अधिक सुग्राही होता है। विभव प्रवणता का SI मात्रक लिखना है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। और हमारी आती है ओम का नियम, तो यहाँ पर ये मैच्ड है ना। ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध। किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथ। साइमन विद्युत चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है और धारा यानी कि एम्पियर। अब इसके बाद में देखिए 2 अंक यानी 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ ये बंद तो है ही नहीं है इसमें टोटल, है ना, मंद पड़ जाती है। ऐसा क्यों आपने महसूस किया होगा, जब मोटर का साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइट जो है तो थोड़ी मंद हो जाती है।
और किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों है। और इसका ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद देखिए ओम का नियम लिखना है और किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखना है। व्हाइटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है और प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। और किसी कार की संचायक बैटरी जो बैटरी होती है उसकी संचायक विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मापन कितना होगा है ना। और इसके बाद 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना है कि किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या भी करना है। व्हाइटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए P/Q और R/S निगमित करना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। और सेलों के समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है। धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है। अपवाह वेग और धारा वेग है ना, अपवाह वेग और धारा वेग में संबंध स्थापित करना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये लिखना है। किसी धातु चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ताप में वृद्धि के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है व्याख्या करना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 4 है कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है ना। और धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणीक्रम उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है। इसके बाद 3 अंक का तीसरे नंबर का है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप, ये लूप है ना, लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप तल का चुंबकीय क्षेत्र के होता है ना। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अमीटर होता है उसका प्रतिरोध लिखना है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध लिखना है। संट को हमेशा किस क्रम में, तो वैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, जो भी है। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, टेल्सा का किसका मात्रक होता है ना। और विद्युत परिपथ में मीटर को कैसा जोड़ते हैं। संट के उपयोग से धारामापी क्या कम होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखना है। धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखना है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। और धारा मापी की कुंडली के बीच नर्म लोहे का क्रोड़ क्यों रखा जाता है। तो इसके बाद किसी लंबे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, है ना। इसके बाद देखिए 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है ना। और चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखना है। और लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को परिभाषित करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है। अमीटर और वोल्टीमीटर में कोई 2 अंतर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इससे बायो-सेवर्ट का नियम से भी लिखना है, तो बायो-सेवर्ट का नियम कर लेना, इसके बेटर है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है तथा इसे सिद्ध कीजिए। संट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इससे होने वाले हानि वाला लाभ लिखना है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी त्रैमासिक के लिए मैंने बहुत सारे प्रश्न पहले ही दे दिए हैं। इसके बाद देखिए कि एक लंबे सीधे तार में 35 ए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। इसके बाद तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 ए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। इसके बाद चैप्टर 5 आता है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य, हमारे इसका नाम है। तो 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखते हैं, इसमें कम है थोड़े, है ना। तो इसका है कि यहाँ पर एसआई पद्धति में ध्रुव प्रावल्य का मात्रक क्या होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय पदार्थ की ओर होते हैं आकर्षित, ठीक। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं ना। निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश किस ओर होती है। अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश किस ओर होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णिक परिभाषा में मात्रक लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है ना। इसके बाद देखिए 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हमारे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म, ये बल ही नहीं बल युग्म है ना, बल युग्म के गुण का व्यंजक ज्ञात कीजिए।
चुंबकत्व के अंतर्गत कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है। फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। एक दंड चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित करना है। इसके बाद देखिए कि तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ पर क्या होगा यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। क्या होगा यदि लोह दंड चुंबक को पिघलाया जाए, क्या इसकी चुंबकशीलता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 5वें चैप्टर तक था। ये प्रश्न आपके तथ्यात्मक है, इन पर थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। ये वास्तव में आपको पोस्ट में मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना है या फिर आपको गूगल पर सर्च करना है RK होम लर्निंग, बेटर रहेगा। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपने टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम के ना। इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो चुके हैं हम, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, और आपके जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ठीक है ना, और लव यू ला, आपसे हमें बहुत प्यार है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और RMS एजुकेशन को भी आपसे बहुत प्यार रहेगा और इसका ख्याल रखना है, इसका सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जानकारी और जो आपके लिए चीज़ें हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह RMS एजुकेशन के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।